हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारी सवालों की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हमने कई सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। अब चूंकि यह सवाल एक एनसीईआरटी का ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, इफ डी ई एफ are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC, determine the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. Also find area of triangle AFE divided by area of triangle ABC, area of triangle AFE divided by area of triangle BFD, area of triangle DCE divided by area of triangle DEF। तो एक्चुअली जो आपके बुक का सवाल है ना वो यहीं तक है। इसके आगे मैंने कुछ एड ऑन क्वेश्चन अपने साइड से ऐड किया है सर, जिससे सवाल का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है। तो इतना सवाल सॉल्व करने के बाद अपने एड ऑन क्वेश्चन की कहानी भी यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। फिगर के साथ पूछा जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल कंपैरेटिवली आसान बन गया। इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ी आसानी से सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले फिगर की कहानी डिसाइड करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा सवाल अच्छे से पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से यह क्लियर है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि हम जो अपना ट्रायंगल बनाना चाहते हैं वो क्या एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल बनेगा या फिर जैसे हमारी मर्जी वैसे रैंडमली अपना ट्रायंगल बना सकते हैं। अब मुद्दा यह है सर कि यहां पे हम जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल बनेगा या फिर रैंडमली जैसी हमारी मर्जी वैसे अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरा सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि यहां पे कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहां पे आपकी मर्जी है, आप जैसे रैंडमली चाहो वैसे अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो अपना ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लो। तो जैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो वैसे ड्रॉ कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहां पे अपना जो ट्रायंगल है सर वो बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। आप चाहते तो किसी दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो सवाल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नामकरण कर लिया है और ट्रायंगल का नाम रखा गया है ट्रायंगल एबीसी। अब मुद्दा यह है सर कि ये जो अपने वर्टिसेस का नाम हम एबीसी रखने वाले हैं, क्या यहां पे वर्टेक्स के नाम पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर हम रैंडमली जिस भी वर्टेक्स को चाहे ए बोल दे, जिस भी को चाहे बी बोल दे, जिस भी वर्टेक्स को चाहे सी बोल दे। तो अगेन सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि वर्टेक्स के नाम पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस भी वर्टेक्स को चाहो ए बोल दो, जिसको भी चाहो बी बोल दो, जिसको भी चाहो सी बोल दो। तो मान लो यहां पे मैं रैंडमली इस वाले वर्टेक्स को ए कह देता हूं, इस वाले वर्टेक्स को बी कह देता हूं, इस वाले वर्टेक्स को सी कह देता हूं। तो बना लिया भैया अपना ट्रायंगल एबीसी। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या चर्चा चल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं अपने सवाल की पहली वाली लाइन को पढ़ता हूं तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है। यहां पे पहली लाइन पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को खोज लेते हैं।
तो मेरे ट्रायंगल के हिसाब से मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ट्रायंगल के इस वाले साइड का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, ट्रायंगल के इस वाले साइड का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, ट्रायंगल के इस वाले साइड का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा। अब देखो मिड पॉइंट्स पे किस तरीके से चर्चा चल रही है, तो यहां पे रेस्पेक्टिवली के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया गया है कि ट्रायंगल के कौन से साइड के मिड पॉइंट को क्या नाम दिया गया है। तो रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। कंसेप्ट कहता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं सबसे पहले अपने मिड पॉइंट्स में मार्क करूं सर तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, साइड्स में मार्क करूं सर तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहां से बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हो रहा है कि मेरे ट्रायंगल के साइड BC के मिड पॉइंट को D माना गया है, BC के मिड पॉइंट को D माना गया है। अगेन क्लियर हो रहा है कि मेरे ट्रायंगल के साइड CA के मिड पॉइंट को E माना गया है, CA के मिड पॉइंट को E माना गया है। अगेन क्लियर हो रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के साइड AB के मिड पॉइंट को F माना गया है सर। तो यहां पे जो मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स पे बात चल रही थी उसको हमने फिगर में हाईलाइट भी कर लिया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, तो आगे सवाल कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमने जो अभी अपना फिगर बनाया है उसमें ट्रायंगल ABC तो हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अभी तक हमें अपने फिगर में ट्रायंगल DEF नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा सर? तो ये जो मिड पॉइंट्स हमने खोजे हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे तब जाके हमें अपना ट्रायंगल DEF मिलेगा सर। तो ट्रायंगल DEF को अब एग्जिस्टेंस में लाते हैं। कैसे लाते हैं सर? तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल DEF को हमने एग्जिस्टेंस में यहां पे ले आए। अब पूरे सवाल के हिसाब से जो भी बात हो रही थी सर उस हिसाब से हमने अपने फिगर को यहां पे कंप्लीट कर लिया है। तो पहले फटाफट अपने फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। तो सर फिगर में बहुत सारी एनालिसिस करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि एनालिसिस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीज रब ना हो जाए, इसी वजह से ऑलरेडी बुक का फिगर यहां पे बना के रखा था, जिसको मैच करेंगे तो आप पाएंगे सर कि बिल्कुल सेम टाइप का फिगर यहां पे क्रिएट हो रहा है सर। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे ये बातें आपको याद रखनी है, REMEM, रिमेंबर। ध्यान से सुनना, क्या याद रखना है। तो सर इस सवाल का फिगर देख के आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए। कौन सी यादें? तो कहोगे सर कि हमने क्लास 9 से लेके क्लास 10th तक में कई सारे ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं जहां पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मिड पॉइंट्स दे दिया जाता है, वो मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिए जाते हैं, और अब जो नया फिगर क्रिएट होता है उसमें कई सारी चीजें पूछी जाती है, कई सारी चीजें प्रूव करने के लिए दी जाती है। मतलब कुल मिला के इस टाइप का जो फिगर है ना, इसकी एनालिसिस हम क्लास 9 से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने कई सारे क्लास 9 से लेके अभी तक में ऐसे ज्योमेट्री में सवाल देख लिए हैं सर, जहां पे एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर की ओर एक और छोटा सा ट्रायंगल बनाया जाता है, और उस पूरे फिगर से रिलेटेड कई सारी चीजें हमसे पूछी जाती है। तो यहां से अब एक बात हमें बहुत अच्छे से रियलाइज होती है सर कि इसको मैं एक स्पेशल टाइप के फिगर का दर्जा दे सकता हूं, क्योंकि यह फिगर कई बार अकर हो रहा है क्लास 9 से। मतलब क्लास 9th में जब हमने कंग्रुएंसी पढ़ा, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम वाला चैप्टर पढ़ा, वहां इस टाइप का फिगर आया। अगेन अभी ट्रायंगल में जब सिमिलैरिटी की शुरुआत में बात कर रहे थे, शुरुआत के लेक्चर्स में, वहां सवालों में फिगर आया, अभी फिर से फिगर आ गया है सर। तो कुल मिला के एक ऐसा स्पेशल फिगर है जिसकी एनालिसिस बार बार मिल रही है सर, तो इसको अब हम एक स्पेशल फिगर का दर्जा दे देते हैं। अब चूंकि आपने इसको स्पेशल फिगर का दर्जा दे दिया ना, अब जहां पे भी आपको यह स्पेशल टाइप का फिगर मिलेगा तो सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे तो सवाल को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। अब ध्यान से सुनना सर, इस टाइप के फिगर की एनालिसिस कई बार हमने पहले की है, तो उन एनालिसिस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस टाइप के स्पेशल फिगर में हमें मिले हैं। उन रिजल्ट्स को यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आगे जाके मेहनत कम लगे। कभी भी इस टाइप का स्पेशल टाइप का फिगर मिले,
सीधे सर की बताई गई स्पेशल फिगर के पॉइंट्स को याद रखेंगे, सवाल को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो क्या क्या इस फिगर में स्पेशल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ था, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना और सारे पॉइंट्स को कॉपी पे और अपने दिमाग में भी नोट डाउन कर लेना। ध्यान से सुनना सर। तो सबसे पहले अपने एनालिसिस से हमें बहुत अच्छे से ये याद है सर कि इस टाइप के स्पेशल फिगर में हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमें ये याद है सर। अब ध्यान देना सर, मिड पॉइंट थ्योरम जो होगा ना वो आपको दो रिजल्ट्स देता है। एक रिजल्ट देता है पैरेलल लाइन का रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट देता है सर जो कि साइड को रिलेट करता है, यानी कि साइड को रिलेट करने वाला रिजल्ट। तो अपने पुराने इस टाइप के फिगर के एनालिसिस से मुझे याद है कि यहां पे कई बार हमने अप्लाई करके देखा है कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपके पास दो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, एक पैरेलल लाइन का रिजल्ट, एक सर साइड को रिलेट करने वाला रिजल्ट। और क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं सर इस स्पेशल फिगर में, तो अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब यह है सर कि अगर मेरे पास पैरेलल लाइन का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि पैरेलल लाइन के रिजल्ट की मदद से हम बहुत सारे एंगल के रिजल्ट पे भी पहुंच सकते हैं। क्यों सर? पैरेलल लाइन का रिजल्ट चूंकि मेरे पास आ गया तो हम बहुत सारे एंगल के रिजल्ट पे भी यहां पे बात कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और देखो क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है इस फिगर में, ध्यान से सुनना। तो अगेन थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग पे जोर डालें, एनालिसिस को याद करें, तो इस फिगर में हमें 3 पैरेललोग्राम स्पॉट हो जाते हैं सर। हम बड़ी आसानी से अपने फिगर में 3 क्वाड्रिलैटरल्स को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। और एक क्वाड्रिलैटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं तो वहां से भी कई सारे रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद करिएगा, यहां पे हम बड़ी आसानी से इस रेड वाले क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। अगेन यहां पे हम बड़ी आसानी से इस ब्लू वाले क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। अगेन यहां पे हम बड़ी आसानी से इस पर्पल वाले क्वाड्रिलैटरल को भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। यानी कुल मिला के सीधे हम यहां पे इस टाइप के स्पेशल फिगर के दिमाग में रख सकते हैं सर कि यहां पे हमारे पास वर्क करने के लिए 3 पैरेललोग्राम्स की कहानी अवेलेबल होती है सर, जिसको अपने जरूरत के अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सर? और क्या क्या स्पेशल दिखता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और जोर डाले। तो इस फिगर की एनालिसिस में हमने यह भी देखा था कि फिगर में जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। याद करिए, हमने ये वाला काम किया है, इस वाली चीज को पहले सवाल में प्रूफ किया है। यहां पे अगेन इस टाइप के स्पेशल फिगर में हम जानते हैं सर कि जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं उनको आपस में सिमिलर बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है। यानी कुल मिला के सीधे रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं कि इस टाइप के स्पेशल फिगर में जितने भी ट्रायंगल्स है वो सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि सर 1 छोटा, 2 छोटा, 3 छोटा, 4 छोटा, 4 छोटे ट्रायंगल और ये एक सबसे बड़ा वाला 5वां ट्रायंगल। तो कुल मिला के इस फिगर में 5 ट्रायंगल्स दिखते हैं और पांचों आपस में सिमिलर होते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, 5 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑब्जर्व्ड। 5 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑब्जर्व्ड। सीधे इसको पॉइंट के तौर पे हम यहां पे दिमाग में रख सकते हैं। तो सर इस टाइप के स्पेशल फिगर की एनालिसिस में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अगर हम सीधे दिमाग में रखेंगे ना तो कहीं पे भी अगर ये स्पेशल फिगर आ जाएगा तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस अपने दिमाग में इन पॉइंट्स को दोहराना है। क्योंकि इन पॉइंट्स को दोहराएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस वाले फिगर के सवाल के अनुसार किन किन पॉइंट्स का सहारा लिया जाए, हेल्प ली जाए कि हमारा काम यहां पे हो जाएगा। ये सभी को कहानी समझ में आनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए स्पेशल फिगर। ये स्पेशल फिगर कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, उस ट्रायंगल के सारे साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर में एक छोटा ट्रायंगल जब क्रिएट कर लिया जाता है तो अब जो मुझे स्पेशल फिगर मिलता है उस स्पेशल फिगर में ये पूरी कहानी मुझे बकायदा ऑब्जर्व होती है। इसको फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख भी लीजिएगा और अपने दिमाग में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए नया है, क्योंकि यहां पे इस टाइप के फिगर की एनालिसिस कई बार हमने पहले की है। वहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ऑब्जर्व हुई। अब देखो, इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
लेकिन बेसिकली वो इनके अलावा जो पॉइंट्स है ना, उनको आप इन्हीं पॉइंट से डिराइव कर सकते हो। तो मेनली दिमाग में इतने पॉइंट्स को रखोगे तो इस टाइप के फिगर का कोई भी सवाल आ जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं इस सवाल के अनुसार अपने इन दोनों पॉइंट को अप्लाई कर दूंगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ी आसानी होगी सर, तो फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है? अब यहां पे आगे आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब एक्चुअली सवाल की एनालिसिस होती है शुरू। तो यहां पे अगर मैं अब अपने सवाल के एनालिसिस पे बात करूं सर, तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है यहां पे सर कि मेरे ट्रायंगल्स के एरिया पे बात चल रही है। ठीक है सर? तो ट्रायंगल के एरिया पे बात करने वाले कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। अब ट्रायंगल के एरिया पे बात करने वाले तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है। अब मुद्दा यह है सर कि हमारे सवाल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी एरिया वाली अप्लाई कर देंगे जिससे मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए पहले अपने सवाल के टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो अगर मैं अपने सवाल के टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट करूं तो एक है ट्रायंगल डीईएफ, यानी कि ये बीच वाला ट्रायंगल, और इसके अलावा जो दूसरे टारगेट ट्रायंगल पे बात हो रही है वो है ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ये सबसे बड़ा वाला रेड वाला ट्रायंगल। तो हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को फिगर में कर लिया है हाईलाइट। तो सर मुझे इतना क्लियर है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने ट्रायंगल के अंदर एरिया वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुद्दा यह है कि एरिया वाली तो कई सारी प्रॉपर्टी होती है, यहां ट्रायंगल की एरिया वाली कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो अगर मैं अपने गिवन डेटा को और अपने फिगर को ऑब्जर्व करता हूं तो बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में मीडियन की कोई भी बात नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में ऑल्टीट्यूड की बात नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से दिख रहा है सर मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो फिगर को और पूरे के पूरे सवाल के डेटा को देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि इन तीन चीजों में से किसी से भी रिलेटेड बात नहीं हो रही है, यानी कि बस एक ही ऑप्शन बचा है, उसी पे बात होनी चाहिए। यानी कि अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि यहां पे ट्रायंगल के एरिया वाली उस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो कि ट्रायंगल के एरिया को ट्रायंगल के साइड से कोरिलेट करता है। तो एग्जैक्टली कौन सी एरिया वाली प्रॉपर्टी लगेगी ये मुझे अब क्लियर हो चुका है। मुझे क्लियर है कि यहां पे एरिया वाली वो प्रॉपर्टी लगेगी जो कि ट्रायंगल के एरिया को उन्हीं ट्रायंगल के साइड से कोरिलेट करता है। तो ये एरिया साइड वाली प्रॉपर्टी कहती क्या है सर? तो ये एरिया साइड वाली प्रॉपर्टी कहती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। सर यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? तो प्रॉब्लम यह है कि एरिया वाली जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। क्या कंडीशन सर? तो ये एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी हो सर, उसकी सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि जिन टारगेट ट्रायंगल्स में आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उन टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये पहले से आपको गिवन होना चाहिए। अगर पहले से आपको बोल दिया गया है कि आपके टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तभी आप एरिया वाली किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाओगे। जब तक यह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते सर। तो क्या मुझे पहले से सवाल में कहीं पे भी बताया गया है कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं? कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। यानी कि सर जो मेरे पास सवाल के लैंग्वेज में डायरेक्ट डेटा है, उस डायरेक्ट डेटा में कहीं पे भी मुझे नहीं बोला गया है कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स यानी कि पर्पल और रेड वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर। यानी कि क्या करना पड़ेगा? इससे मुझे क्लियर है कि सबसे पहले मुझे यहां पे अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिमिलैरिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक एरिया वाली प्रॉपर्टी चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते सर। तो सबसे पहले अपने टारगेट ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे यहां पे सोचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा। आई होप इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया था। अब देखो यहां पे, तो कभी भी ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे सोचना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले क्राइटेरिया की मदद से सोचते हैं,
यानी कि डबल ए क्राइटेरिया की मदद से सोचते हैं। अब सर डबल ए क्राइटेरिया के काम करने के लिए मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में एंगल्स की कुछ कहानी गिवन होनी चाहिए, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो पूरा सवाल पढ़ लिया है सर, डायरेक्टली कोई भी एंगल की कहानी मेरे फिगर में गिवन नहीं है। पूरा सवाल पढ़ लिया है सर, डायरेक्टली एंगल की कोई भी कहानी मेरे फिगर में गिवन नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं कुछ इनडायरेक्ट तरीके से एंगल की कहानी पे पहुंच सकता हूं। तो तुरंत सर के पॉइंट्स याद आते हैं इस स्पेशल फिगर के। सर ने यहां पे क्लियरली बताया है कि फिगर में पैरेलल लाइन की कहानी आ जाती है, यानी कि एंगल की कहानी पे पहुंचा जा सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये सोचने की कोशिश करिए कि क्या आप यहां पे एंगल की कहानी के टर्म्स में अपने टारगेट ट्रायंगल्स को डबल ए क्राइटेरिया की मदद से सीधे सिमिलर साबित कर सकते हैं क्या। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कर सकते, और यह भी समझ में आ जाएगा कैसे कर सकते हैं। अब देखो, आपको जो मैंने पॉइंट्स याद करने के लिए दी, उन पॉइंट्स में से ही पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहां पे डबल ए के लिए एंगल की कहानी ढूंढते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के मुझे क्या चाहिए, तो कुल मिला के मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल्स में इक्वल एंगल की कहानी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप अपने टारगेट ट्रायंगल्स में जितनी भी एंगल की कहानी है ना उसको मार्क करिए। तो अगर मैं अपने पर्पल वाले ट्रायंगल में पूरी की पूरी इंटीरियर एंगल की कहानी को मार्क करता हूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे सर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, यानी कुल मिला के एक टारगेट ट्रायंगल में यही 3 तो इंटीरियर एंगल है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं और यही काम मैं यहां पे करूं सर, तो बड़े वाले के क्या क्या इंटीरियर एंगल होंगे वो भी मार्क कर लिया। तो कुल मिला के मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, तो मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि इन रेड एंगल्स में से कोई 2 एंगल मुझे इन पर्पल एंगल में से कोई 2 एंगल के बराबर मिल जाए। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं ताकि डबल ए लगा पाए। हम इसलिए कर रहे हैं सर ताकि मुझे अपने रेड वाले तीनों एंगल में से कोई 2 एंगल मेरे पर्पल वाले 3 एंगल में से कोई 2 एंगल के बराबर मिल जाए। तो सोचिए, वो पॉइंट्स आपके सामने कॉपी पे लिखे हैं, उनमें से किसी पॉइंट का इस्तेमाल करके क्या आप किसी तरीके से पर्पल और रेड वाले ट्रायंगल को इक्वेट करने के लिए सोच पा रहे हैं क्या। तो सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा। अब देखो कैसे सोच पा रहे, बड़े ध्यान से सुनना। तो उसमें एक पॉइंट था जहां पे 3 पैरेललोग्राम की बात की गई थी, यानी अगर मैं इसको यहां पे हाईलाइट करके बनाऊं सर, तो एक ये सबसे पहले ब्लैक वाला पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। तो 3 में से एक पैरेललोग्राम को जैसे ही मैं अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि किसी तरीके से रेड एंगल पर्पल एंगल से इक्वेट होना चाहिए, तो तुरंत यहां पे अपने ब्लैक वाले पैरेललोग्राम में मुझे दिख रहा है सर कि ये दोनों जो एंगल के सेट है ये अपोजिट एंगल्स के सेट बना रहे हैं पैरेललोग्राम में। और एक पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट एंगल से रिलेटेड कहानी हमें पता है, जो कि कहती है सर कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे ही आपने इसको पैरेललोग्राम साबित किया, आपने इस एंगल को इसके बराबर साबित कर दिया, यानी कि आपको 2a में से एक a यहां पे मिल चुका है, क्योंकि आपने यहां पे एक पर्पल एंगल को एक रेड एंगल से इक्वेट करके दिखा दिया। इसी तरीके से एक और a मिल जाएगा तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा सर। तो दिमाग लग चुका है, एक पैरेललोग्राम से अगर एक सेट मिला है, यानी कि सर बाकी पैरेललोग्राम से बाकी सेट मिल जाने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे बाकी पैरेललोग्राम्स पे चलूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले यहां पे थोड़ा सा फिगर क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे अब अगर मैं इस वाले ऑरेंज पैरेललोग्राम की बात करता हूं सर, तो अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके मेरे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का एक सेट बना रहा है। यानी कि यही बात यहां पे भी बोली जा सकती है। यानी कि जैसे ही मैं अपने इस ऑरेंज वाले क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम साबित कर दूंगा, उसके बाद मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यहां पे मुझे एक और पर्पल एंगल रेड वाले एंगल से इक्वेट होता हुआ दिख गया। यानी कि हम डबल ए लगाने में यहां पे
कामयाब हो गए सर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस स्पेशल फिगर के वो मेजर पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताए, उनको दिमाग में रखोगे ना, पूरे सवाल की एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। बस आपको यह दिमाग लगाना है कि उस सवाल में जो मुझे प्रूफ करना है, जो कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट या प्रूफ करने के लिए हमें जो पॉइंट्स पता है उनमें से क्या इस्तेमाल करना सबसे सटीक रहेगा, सबसे सही रहेगा सर। यह आपको बस थोड़ा सा यहां पे सोचने की जरूरत है, और कोई सोचना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप सोच सकते हो। ठीक है सर। अब देखो, तो सर यहां पे 2a चाहिए था, दोनों ट्रायंगल्स में 2a मिल चुका। और यही नहीं, अगर आप यहां पे तीसरे वाले पैरेललोग्राम पे चले जाते तो यहां पे भी आपको एक और अपोजिट एंगल्स का सेट मिल जाता, यानी कि कुल मिला के 3a मिल गया। आपको तो बस 2a चाहिए, तो इन तीन में से किसी दो एंगल का कॉम्बिनेशन बना के डबल ए क्राइटेरिया की मदद से आपने बड़ी आसानी से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा फिगर क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे पहले अगर हम फिगर क्लियर कर ले सर, तो यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, और क्या हटाया जाए, यहां से ये वाली लाइन को हटा दिया जाए। ठीक है सर, अब फिगर क्लियर है। तो डबल ए लग चुका है सर, और डबल ए की मदद से हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को यहां पे सिमिलर साबित कर दिया। अब एक बार सिमिलर साबित कर दिया, यानी कि अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम अपनी एरिया वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो बस सिमिलर साबित करने से नहीं होता सर, सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिखना पड़ता है। तो अपने दोनों ट्रायंगल्स के लिए सिमिलैरिटी का नोटेशन लिख लेते। तो अगेन, एरिया वाले कई सारे सवालों में मैंने आपको सिखाया है कि आपके टारगेट ट्रायंगल्स का नाम जिस तरीके से बुक लेता है, जिस तरीके से सवाल लेता है, उसी तरीके का यूज करिए, ज्यादा सही रहता है सर। तो मान लो रैंडमली सबसे पहले मैं ट्रायंगल डीएफ यानी कि अपने पर्पल ट्रायंगल का नाम वैसे ले रहा हूं जैसे यहां पे सवाल लेने को कह रहा था, ट्रायंगल डीईएफ। ध्यान देना सर, यहां पे ट्रायंगल डीईएफ, तो ये सिमिलर होगा मेरे रेड वाले बड़े ट्रायंगल के। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी की मदद से अपने बड़े ट्रायंगल का नाम पता करने की कोशिश करते हैं। तो एंगल डी, तो अपने फिगर में मुझे दिख रहा है सर कि छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के साथ करस्पॉन्डिंग है, यानी यहां पहले ए है, यहां पहले डी है, यहां पहले उसके करस्पॉन्डिंग ए आ जाएगा सर। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद है सर ई। तो अगेन दिख रहा है सर इससे रिलेटेड बात हो रही है। तो छोटे वाले ई के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का क्या है सर, बी है, यानी सेकंड पे ई था, यहां सेकंड पे बी हो जाएगा। अब बड़े ट्रायंगल के मेरे नाम के अल्फाबेट है ए बी सी, आपने ऑलरेडी ए बी का इस्तेमाल कर लिया है, खाली जगह में जो बचा उसको डाल दिया सर। तो यहां पे अब हमारे सिमिलैरिटी का नोटेशन भी हमारे सामने आ चुका है, ट्रायंगल डीएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। इस नोटेशन को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं सर, ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल यहां पे ए बी सी। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो जो होगा सर, वो फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो एक्चुअली सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, तो एक्चुअली सवाल यहां पे आपसे ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो ही पूछ रहा है, यानी प्रॉपरली यहां पे आपसे रेशियो ही पूछा जा रहा है सर ट्रायंगल्स के एरिया का। अब देखो, अगर रेशियो इस तरीके से पूछता तब हमें क्लियर रहता कि रिजल्ट में किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। लेकिन यहां पे जो आपसे ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है सर, ये इस तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा, लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको भली बात ही सिखाया था सर कि इस सिचुएशन में क्या करना है। सर इस सिचुएशन का कंसेप्ट कहता है कि जो रेशियो पूछने वाली लाइन होती है, उस लाइन में देखिए कौन पहले इंट्रोड्यूस किया गया, कौन बाद में। जो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आपके रिजल्ट के रेशियो का न्यूमरेटर बनता है, जो बाद में इंट्रोड्यूस होता है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो मुझे दिख रहा है सर कि सवाल की यही दूसरी लाइन मेरे रेशियो पूछने वाली लाइन है, जहां पे पहले ट्रायंगल डीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया है, बाद में ट्रायंगल एबीसी को। इस हिसाब से हम बोल देंगे सर कि अगर मैं अपने एरिया वाली प्रॉपर्टी के रिजल्ट की बात करता हूं सर, तो रिजल्ट में जितने भी रेशियोज आते हैं, हर एक रेशियो का जो न्यूमरेटर होगा सर, वो न्यूमरेटर मेरे पहले वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल डीईएफ से रिलेटेड होगा, और मेरे हर एक रेशियो का जो डिनोमिनेटर होगा सर,
वो डिनोमिनेटर मेरे दूसरे वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC से रिलेटेड होगा। तो वो अपने रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहले मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो की बात होगी सर। तो जब ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो की बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल ऊपर रखेंगे, कौन सा नीचे रखेंगे सर? तो कंसेप्ट से क्लियर है कि ट्रायंगल DF ऊपर रहेगा, ट्रायंगल ABC नीचे रहेगा। यानी कि एक्चुअली में सवाल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू क्या निकल के आएगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल लेता है तो सारी मेहनत करने के बाद भी उसको लड्डू नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो सवाल की कहानी अच्छे से समझ नहीं पाया। कंसेप्ट से यहां पे मुझे क्लियर है सर कि एक्चुअली में मुझे DEF को ऊपर रखना है और ट्रायंगल ABC को नीचे रखना है सर। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमारे टारगेट ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का जो नोटेशन है, इस नोटेशन की मदद से बड़ी आसानी से हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स की कहानी पता कर सकते हैं, जिसको हम यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस नोटेशन से करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी पता करते हैं। तो नोटेशन से क्लियर हो रहा है सर कि डी और AB आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। लिख लेते हैं, DE और AB आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अगेन क्लियर हो रहा है सर, EF और BC आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो EF और BC आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अगेन क्लियर हो रहा है सर, DF और AC आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो DF और AC आपस में करस्पॉन्डिंग जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं अपने रिजल्ट में RHS आगे के साइड की बात करूंगा सर, तो अगर मैं चाहूं तो तीनों की कहानी को इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा क्या तीनों की जरूरत है सर? तो कहोगे तीनों की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहां पे अपने गिवन डेटा में किसी भी तरीके से इन तीनों में से किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के सेट से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अल्टीमेटली मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी अब मैं अपने सवाल के गिवन डेटा को ऑब्जर्व करके यह ढूंढ रहा हूं कि क्या मेरे पास इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के सेट में से किसी भी एक से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, या तो रेशियो के फॉर्म में या तो डायरेक्ट रिलेशन के फॉर्म में, जिसको मैं इस्तेमाल कर पाऊं। तो टू आवर सरप्राइज हमें यह दिख रहा है सर कि इन सेट में से किसी भी सेट से रिलेटेड अपने सवाल के गिवन डेटा में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब मुद्दा यह है सर कि इनमें से किसी भी सेट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आगे हम बात कैसे करेंगे, इस रेशियो को कैलकुलेट करके कैसे बताएंगे। तो अगेन जो मैंने आपको सिखाया था कि एक स्पेशल फिगर है जिससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको दिमाग में रखिए, कब कहां क्या इस्तेमाल हो जाए किसको पता। अब चूंकि यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर, तो हम अपने स्पेशल फिगर के उन पॉइंट्स टू रिमेंबर पे चले गए। अब उन पॉइंट्स को थोड़ा सा अपनी कॉपी पे देखिए और ये सोचिए, उन पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट आपको दिखता है क्या जो कि आपको यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड से रिलेटेड कुछ बता दे? कोई पॉइंट से आपको ऐसा कोई हिंट मिल रहा है जो कि आपको साइड से रिलेटेड कुछ डेटा दे दे सर? तो कहोगे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है। कहोगे सर कि आपने जो सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था जहां पे आपने बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम लग जाता है स्पेशल फिगर में, और अल्टीमेटली मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट से आप पैरेलल लाइन तक भी पहुंच सकते हो और साइड्स वाले रिजल्ट पे भी पहुंच सकते हो। तो यहां से हिंट मिलता है सर कि मुझे एक्चुअली में साइड्स वाले रिजल्ट की ही जरूरत है, क्योंकि हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो साइड्स वाला रिजल्ट आ जाए, उस रिजल्ट में से कोई ऐसा रिजल्ट मिले जो कि करस्पॉन्डिंग साइड का सेट हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया है तो मेरे पास फिर साइड से रिलेटेड एक रिलेशन आ जाएगा जिसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम आगे की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अब यहां पे बारी आती है मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने की। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर किसी भी फिगर में मिड पॉइंट थ्योरम के लिए सोचना है तो जो फिगर सिंपल होते हैं वहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि ये बड़ा सिंपल फिगर है, इस स्पेशल फिगर में कई बार आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है,
उस नॉलेज से आपको क्लियर है सर कि मिड पॉइंट थ्योरम हम 3 बार लगा सकते हैं, और सारी बार जब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो अपने बड़े वाले रेड ट्रायंगल में ही लगता है। क्या हमें यह पहले से रियलाइज नहीं अपनी एनालिसिस से? बिल्कुल रियलाइज है सर। और अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहते हो तो मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट करना है यह ढूंढने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया है। क्या तरीका सिखाया था? तो तरीके में 3 पॉइंट्स होते हैं। इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम यह पता कर लेते हैं कि किस ट्रायंगल में मिड पॉइंट लगाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 कहता है सर हमारा कि सबसे पहले तो 2 मिड पॉइंट्स की कहानी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ये जो 2 मिड पॉइंट की कहानी जिन भी पार्ट्स के लिए है वो पार्ट्स आपके सेलेक्ट होने वाले ट्रायंगल के 2 साइड्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। अगर इनको भी अप्लाई कर देंगे ना तो सेम ट्रायंगल सेलेक्ट होगा। अप्लाई करके देखिए। मान लो सबसे पहले मैं अपने 3 मिड पॉइंट की कहानी में से बिल्कुल रैंडमली इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो 2 मिड पॉइंट्स की कहानी ढूंढ ली। मिड पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, बिल्कुल कनेक्टेड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, सर ये जो मिड पॉइंट्स है किन पार्ट्स के मिड पॉइंट है? तो तुरंत कह दोगे सर कि ये जो है ये मेरे इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट है, और ये जो है सर ये मेरे इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट है। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप जो ट्रायंगल सेलेक्ट करने वाले उस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि इस कंडीशन के हिसाब से लाल वाला ट्रायंगल ही सेलेक्ट हो सकता है और कोई ट्रायंगल सेलेक्ट नहीं हो सकता। इसी कहानी को आप चाहते तो किसी दूसरे मिड पॉइंट के सेट की मदद से भी चेक कर सकते थे। मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट होता जो इनको सेलेक्ट करके बात करता, उसको भी यही कहानी पता चलती। मान लो कोई तीसरा स्टूडेंट होता जो कि इनको सेलेक्ट करके बात करता, उनको भी यही सेम कहानी मिलती। तो देखो सिंपल टाइप का फिगर है, कई बार स्पेशल फिगर को एनालाइज किया। यहां से डायरेक्टली या तो आप दिमाग में रख सकते हो कि जो सबसे बड़ा वाला मेन ट्रायंगल होता है उसी में मिड पॉइंट थ्योरम काम करता है, या कंसेप्ट से भी चलोगे तो सेम चीज पे पहुंचोगे कि बड़े वाले रेड ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत है। सर क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना। तो अगेन एनालिसिस से क्लियर है सर कि इस टाइप के फिगर में हम 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरत यह है कि मुझे अपने मिड पॉइंट थ्योरम के साइड वाले रिजल्ट पे फोकस करना है। तो उस हिसाब से तीनों बार मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम को 3 बार अप्लाई करूं तो क्या क्या दिख रहा है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन दोनों मिड पॉइंट्स को एज मिड पॉइंट्स का सेट सेलेक्ट करते हैं। तो 2 मिड पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड, तो कंसेप्ट कहता है सर कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये जो हाफ ऑफ इट होता है सर यही तो साइड वाला रिजल्ट है। यानी कि अपने इस मिड पॉइंट थ्योरम के साइड वाले रिजल्ट से कह सकता हूं सर कि मेरा जो FE होगा ये आधा होगा। किसका आधा होगा सर? तो ये BC का आधा होगा सर। इसी तरीके से अब मान लो मैं इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट को अपने मिड पॉइंट के सेट की तरह सेलेक्ट करता हूं। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम बड़े वाले रेड ट्रायंगल में अप्लाई कर दूंगा तो कह दूंगा कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी हाफ ऑफ इट वाला रिजल्ट लिखे तो यहां पे कह देंगे सर कि मेरा जो FD होगा ये आधा होगा। किसका आधा होगा? तो ये AC का आधा होगा सर। क्लियर है? इसी तरीके से अब मान लो यहां पे सर अपने इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट के सेट की मदद से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके साइड वाला रिजल्ट लिख लेते हैं। अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी हाफ ऑफ इट वाला रिजल्ट यूज कर ले तो यहां पे बोल देंगे सर कि मेरा जो DE होगा ये हाफ होगा। किसका हाफ होगा सर? तो ये मेरे AB का हाफ होगा सर। क्लियर है? तो जो भी साइड का रिजल्ट आ सकता था सारे निकाल के रख लिया। मुद्दा यह है इनमें से काम का क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप कहोगे सर कि इसके हिसाब से मुझे एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो कि सीधे सीधे या तो DE AB का रेशियो मुझे बता दे या फिर मुझे एक ऐसा रिलेशन दे दे जिस रिलेशन में DE AB आपस में कनेक्टेड हो। तो अगर मैं यहां पे ढूंढ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं सर कि मेरे पास एक ऐसा रिलेशन आ चुका है जहां पे DE AB आपस में कनेक्टेड है, यानी कि इसकी मदद से हम रेशियो तक पहुंच सकते हैं। और यही नहीं सर, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करता
तो ईएफबीसी का कनेक्शन उसको चाहिए होता और उसको बकायदा ईएफबीसी का कनेक्शन भी मिल रहा है। कुल मिला के आप यहां पर अगर चाहो तो तीनों में से किसी भी करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से आगे बढ़ सकते थे सर, क्योंकि तीनों से रिलेटेड कनेक्शन अब मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से आपके पास आ चुका है। तो रैंडमली तीनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए मैं रैंडमली डी ए बी वाले कनेक्शन का इस्तेमाल करता हूं, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड रिजल्ट पे फोकस करें सर, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यह करस्पॉन्डिंग की कहानी है जो कि आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मुद्दा यह है सर कि हमारे रेशियो में डी ऊपर रहेगा या ए बी ऊपर रहेगा। तो यहीं पे हमने क्लियर कर लिया था कि इस ट्रायंगल के पार्ट्स ऊपर रहेंगे, यानी कि सर डी ऊपर रहेगा, ए बी नीचे रहेगा। तो डी ऊपर ए बी नीचे, और इस रेशियो के स्क्वायर की जरूरत होगी सर। तो क्या यहां से मैं डी बाई ए बी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं ए बी को इस तरह बुला लूं सर, तो मैं बोल दूंगा डी डिवाइडेड बाई ए बी जो होगा सर, ये 1/2 के बराबर होगा। पुट कर दीजिए। तो यहां पे जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा सर, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो यहां पे हमारे यहां तक का सॉल्यूशन, यानी जो एक्चुअल बुक का क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आ चुका है सर। हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आ रहा है 1:4, यानी कि मैं कह दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा सर, ये हो जाएगा 1:4। यानी कि अगर गलती से भी कोई स्टूडेंट यहां पे आंसर 4:1 लिख के आ जाएगा, ब्लंडर, लड्डू नंबर उसको मिल जाएंगे सर। तो देखो, छोटी छोटी बातों से कई बार सवाल में फर्क हो जाता है, इसी वजह से छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया करें। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन सीरीज का जो पहला लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट, उनमें जो आपको छोटी छोटी बातें बताएं उनको याद रखिएगा, क्योंकि आगे बड़े सवालों में वो बातें आपको मिलने वाली हैं, यूज होने वाली हैं सर। क्लियर हो गया? तो हमारा सही सटीक आंसर होगा 1:4, यही सही आंसर होगा सर। अगर ये कोई बोल देता है तो गलत हो जाएगा, पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर है कहानी? यहां तक की कहानी समझने में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो यहां पे सर, यहीं पे सवाल एक और तरीके से ट्रांसफॉर्म करके आपको दिया जा सकता था। कैसे दे देता? तो सिंपली क्या करता, इन दोनों ट्रायंगल में से मान लो किसी भी एक ट्रायंगल का आपको एरिया बता देता, दूसरे वाले का पूछ लेता। अगेन कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते आप, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, जिस भी ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन होता उसको इसमें पुट कर देते, दूसरे वाले का एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाता। मान लो छोटे वाले का एरिया दिया रहता, बड़े वाले का पूछता, क्या बोल देते? छोटे वाले का 4 गुना हो जाएगा बड़े वाले का। यही रिजल्ट मुझे बता रहे हैं सर। अगर मान लो बड़ा वाला दिया रहता, छोटा वाला पूछ देता, क्या करते सर? अगेन इस रिजल्ट से क्लियर है कि बड़े वाले एरिया का 1/4 हो जाएगा छोटा वाला एरिया। अगेन यहां से वही बात क्लियर हो रही है। तो आगे कंटिन्यू करके सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सभी ने नोट डाउन? अब चलते हैं अपने एड ऑन क्वेश्चंस पे। तो ध्यान से सुनना, पहले ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ना सर, इस रिजल्ट को थोड़ा सा अलग से यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1:4। ठीक है सर, ये जो रिजल्ट अभी फिलहाल तक आया था उसको हमने यहां पे लिख लिया है। क्लियर है? अब देखो आगे एड ऑन क्वेश्चंस में क्या क्या मैंने पूछा है, ध्यान से सुनना, एक एक करके सोचो और जवाब दो फटाफट। तो कहोगे सर आगे आपने पूछा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए। क्या क्या ट्रायंगल्स एक बार हाईलाइट करके देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को सर। तो यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं, यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं सर, तो एक ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल AFE, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, यानी कि सर ये मेरा ओरिजिनल सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए। अगेन कंसेप्ट आपको क्लियर है कि ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड बात चल रही है, और ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड इस तरीके से बात चल रही है कि अपने टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट करने के बाद, पूरे सवाल के गिवन डेटा को देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर है कि ना ही मीडियन से रिलेटेड बात है, ना ही ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड बात है, ना ही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड बात है, यानी कि एरिया साइड को रिलेट होने वाला जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल होने वाला है। कुल मिला के इसी टाइप की हमारी एरिया वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है सर।
लेकिन एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है वो फुलफिल होनी चाहिए सर। तो ये जो दो टारगेट ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे। क्या आपको पहले से बताया गया? कहोगे सर नहीं बताया गया। यानी कि पहले मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आगे जाके अपने इस एरिया वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सर इसको निकालने के दो तरीके। तरीका नंबर एक, ध्यान से सुनना सर। देखो, तो वो जो मेन पॉइंट्स बताए हैं ना, उन्हीं मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे ना, सारी कहानी हो जाएगी। अब देखो, इन पॉइंट्स में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहां पे इस्तेमाल करते, ध्यान से देखना। अभी अभी आपने किन ट्रायंगल से रिलेटेड बात की? तो कहोगे सर अभी अभी जो आपने रिजल्ट निकाला उसमें आपने इस छोटे वाले और इस बड़े वाले ट्रायंगल से रिलेटेड बात की। अब जो आपको बात करनी है उसमें आपको इस छोटे और इस बड़े से रिलेटेड बात करनी है। तो यहां पे समझना, इस वाले छोटे ट्रायंगल को भी थोड़ा सा यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं जिससे रिलेटेड बात हुई थी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। देखो कैसे दिमाग लगाते हैं अलग अलग तरीके से। देखो, तो उन पॉइंट्स में आपको यह क्लियर है कि फिगर के अंदर 3 पैरेललोग्राम छिपे होते हैं। अब इन दो ट्रायंगल से रिलेटेड आपको कोई पैरेललोग्राम दिख रहा है? बिल्कुल दिखना चाहिए सर। कहोगे सर ये वाला काला वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब ये जो काला वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है सर, इस काले वाले पैरेललोग्राम के लिए एफई वाली लाइन क्या बिहेव कर रही है सर? डायगोनल की तरह बिहेव कर रही है। तो ध्यान देना सर, ये एक मुझे यहां पे पैरेललोग्राम दिख रहा है जहां पे ये डायगोनल की तरह बिहेव कर रही है लाइन। अब थोड़ा सा 9th के कंसेप्ट पे चलते हैं सर, क्योंकि याद करिए मैंने आपको 9th में एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के कारण आने वाले ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बताया था। क्या बताया था? तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो मैंने आपको बताया था सर कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। और अगेन हमने यूक्लिड का एक कंसेप्ट भी पढ़ा था 9th में, जो कि कहता है कि कंग्रुएंट फिगर्स के जो एरिया होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर दोनों बातों को यहां पे कंबाइन कर दूं तो मैं सीधे कह दूंगा सर कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, ऑलरेडी आपके पास ये वाला रिजल्ट आ चुका है और आपको यहां पे ये निकालना है सर। तो अगर मैं दोनों को यहां पे मैच करूं तो दोनों का डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क कहां है सर? फर्क है न्यूमरेटर वाले ट्रायंगल में। और उस फर्क में भी दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अभी अभी हमने साबित कर दिया है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। यानी अगर मैं चाहूं सर तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफई नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। यानी कुल मिला के अगर मैं डीएफ के बदले इसको रिप्लेस कर दूंगा तो जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो सिंपली कुछ नहीं, अपने इस वाले कंसेप्ट की मदद से यहां पे अगर मैं रिप्लेसमेंट कर दूं तो मैं बोल दूंगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1:4। तो देखो कंसेप्ट्स में मैंने जो आपको स्पेशल फिगर के पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। बस इस्तेमाल करना कैसे कैसे ये आपको याद होना चाहिए। अब कहोगे सर कि आप इतनी सारी 9th की 10th की सारी प्रॉपर्टीज कैसे याद रख लेते हो, कैसे दिमाग में रखते हो? इसलिए तो कहता हूं कि अच्छे से कंसेप्ट के साथ चीजों को पढ़िए। कंसेप्ट के साथ पूरी मूवी देखोगे तो एंडिंग याद रहेगी। सीधे कोई बोल देगा बस एंडिंग एंडिंग याद रखो तो मुश्किल होती है याद रखने में, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 10th का सवाल है तो बस 10th का ही कंसेप्ट। हो सकता है 9th के बहुत सारे कंसेप्ट इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है 8th का कंसेप्ट लग जाए, 7th का लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है सर। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इसलिए कहता हूं सारे कंसेप्ट जो पढ़ते हो ना थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, दिमाग में रखो। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना कि कभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो 9th में जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी थ्योरी थी जो आपको लग रहा है थोड़ी सी मिलती जुलती है मेरे 10th के चैप्टर से, उनको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें खुद ही आपके साइड से होनी चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान देना। तो यहां पे इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट की, इस वाले रेशियो की तो बात कर ली सर। अब याद करिए मैंने आपको क्या बोला था सर, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं एक और तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो एक और तरीका क्या होगा।
तो यहां पे अब अगर मैं इस ब्लैक को पहले यहां से इरेज कर दूं और वापस से अपने टारगेट ट्रायंगल्स पे चला जाऊं सर, तो टारगेट ट्रायंगल्स में कहानी क्या थी सर? तो इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से मेरे लाल वाले और ब्लू वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो मुझे यह क्लियर था कि एरिया और साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी का यहां पे हमें करना है इस्तेमाल। लेकिन एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी काम करती तभी है सर अगर पहले से मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन हो। तो क्या पहले से गिवन है दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? कहोगे सर नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इनको सिमिलर साबित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस स्पेशल फिगर में अब आपको एक और स्पेशल फिगर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहां पे अपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट करूं सर, तो मुझे एक स्पेशल टाइप का फिगर यहां पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जहां पे अगेन मैंने जो आपको इस स्पेशल फिगर के पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट से मुझे ये क्लियर है सर कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इस टाइप के सिचुएशन में इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को कई सारे तरीके से सिमिलर करना जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। मान लो मैं सबसे आसान वाला तरीका डबल ए वाला तरीका लेता हूं। अगर डबल ए के लिए सोचूंगा सर, तो इस स्पेशल फिगर में एक एंगल की कहानी तो सीधे दिखती है क्योंकि कॉमन एंगल की कहानी है। इसके अलावा अगर मैं अपनी पैरेलल लाइन की कहानी का इस्तेमाल कर दूं सर, तो ये इसके पैरेलल ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, या फिर अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं ये आपस में पैरेलल ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर। तो यहां पे आप किसी भी कॉम्बिनेशन की मदद से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो। तो आपने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया। मान लो मैं इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर लेता हूं सर। तो टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के बाद अब बारी आती है सिमिलैरिटी के नोटेशन को लिखने की। तो नोटेशन की बात करते हैं। तो मैंने इस तरीके से ट्रायंगल का नाम दिया है, तो इस हिसाब से यहां पे पहले एक ट्रायंगल का नाम रैंडमली लिख लेते हैं। तो मान लो इस हिसाब से यहां पे मैं सबसे पहले अपने छोटे वाले रेड वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल AFE। तो ट्रायंगल AFE सिमिलर टू ट्रायंगल। अब एंगल की करस्पॉन्डिंग की कहानी के हिसाब से बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या आ रहा है उसको भी लिख लेते हैं सर। तो एंगल एक कॉमन सर, यानी कि यहां पे फर्स्ट पे A के लिए यहां पे भी फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद एंगल F, इससे रिलेटेड बात हुई? बिल्कुल हुई। तो छोटे वाले F के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का क्या है सर? B है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल के नाम के अल्फाबेट्स में जाएं तो अल्फाबेट है ABC। AB का ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया है, खाली जगह पे C को डाल दिया सर। तो जिन ट्रायंगल्स की बात हो रही है उनको सिमिलर साबित कर दिया, और सिमिलर साबित करने के बाद सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिख दिया सर। अब आपको भली बात ही पता है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी चाहिए होगी। पहले ही यहीं पे कहानी देख लेते हैं। तो कहानी यहां पे देखेंगे सर, तो AF जो है ये AB के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। इसके बाद सर FE जो है यहां पे ये BC के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। इसके बाद सर A जो है यहां पे ये AC के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। तो अगर मैं इस हिसाब से अपने प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर। अब ध्यान देना, अब मुद्दा यह है कि सर इनमें से किसका इस्तेमाल कर दे जिससे मेरी इसकी वैल्यू निकल के आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दो। AFAB से रिलेटेड कुछ आपको पता है क्या? AFAB तुरंत दिखना चाहिए सर कि AFAB से रिलेटेड बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आपको सवाल ने गिवन डेटा में बता दिया है कि F जो है ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इससे और इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि पूरे का ये हाफ होगा, यानी कि मैं इस कहानी की मदद से यहां पे बात कर सकता हूं। बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से जब यहां पे अपना रेशियो प्रिपेयर करेंगे सर, तो मुझे दिख रहा है कि ट्रायंगल AFE के पार्ट्स ऊपर रहेंगे, ABC के पार्ट्स नीचे रहेंगे, यानी कि इस हिसाब से यहां पे ऊपर AF रहेगा, नीचे क्या रहेगा सर? AB रहेगा, इसका होल स्क्वायर। अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि AF बाई AB क्या होगा, मैं उसको तुरंत यहां से बोल दूंगा कि चूंकि F मिड पॉइंट है, यानी कि सर ये क्या है? पूरे का आधा है, तो AF बाई AB क्या हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। सिंपली मैं यहां से बोल सकता हूं। क्लियर हो गया सर? यानी इसके बदले यहां पे 1/2 डाल दूंगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे 1/4। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है।
इसलिए कहता हूं एक सवाल को बनाने के रास्ते कई होते हैं, बस अप्लाई करना आपको आना चाहिए और वही सिखाना मेरा काम है। एक टीचर का काम वही है कि आपको यह सिखाए अच्छे से कि कौन सा रास्ता कब लेना चाहिए, उसके लिए कैसे सोचना है, क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। वही तो एक टीचर का काम होता है, सिखाना, जो कि मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। क्लियर है? फटाफट इसको नोट डाउन करिए। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से नहीं, आप दूसरे कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ध्यान देना सर, FEBC देखो यहां फिगर में सर, FEBC तो अगेन कहोगे सर मिड पॉइंट थ्योरम के कंसेप्ट से FEBC को कोरिलेट किया जा सकता है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से बोल दूंगा FE बराबर हाफ ऑफ BC, यानी इस कॉम्बिनेशन से भी इस रिजल्ट तक पहुंच सकते थे। और सर AEAC इस कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि अगेन AEAC के बीच में रिलेशन पता है, अगर E मिड पॉइंट है यानी कि इनका रेशियो अगेन 1/2 है, इनका भी आप इस्तेमाल करके बना सकते थे। तो तीनों करस्पॉन्डिंग की कहानी का इस्तेमाल करके यहां पे बनाया जा सकता था। फटाफट इतनी कहानी को नोट डाउन करो सर। क्लियर हो गया? तो दो तरीके से इस पार्ट को निकालना मैंने आपको दिखाया। आगे चलते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं सर। यहां पे अब आगे क्या पूछा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो अब आगे मेरे से पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD, ये क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो AFE BFD इन ट्रायंगल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर मैं अपने टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट करूं तो एक है AFE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये पर्पल वाला ट्रायंगल। दूसरा है BFD यानी कि सर ये रहा हमारा BFD, ये रेड वाला ट्रायंगल। अब इनके एरिया से रिलेटेड बात चल रही है। अगेन कंसेप्ट वही है सर। कंसेप्ट क्या कहता है? तो अपने कंसेप्ट से क्लियर है सर कि एरिया साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी का यहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन प्रॉपर्टी के काम करने की कंडीशन ये कहती है कि हमें पहले से ये गिवन होना चाहिए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। क्या पहले से गिवन है? कहोगे सर पहले से गिवन नहीं है। और यहां पे अगेन उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए। उन्हीं पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने आपको कई बार लास्ट वाले पॉइंट्स में बताया है कि फिगर में सारे ट्रायंगल्स ही आपस में सिमिलर है, यानी आप सीधे बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ जाएगा ही आ जाएगा सर, पहले से रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, बस सिमिलर बोलने से नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आगे जब आप करस्पॉन्डिंग साइड की बात करोगे तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी सर। इसी वजह से आपको सिमिलैरिटी का नोटेशन भी चाहिए। तो इन ट्रायंगल्स के लिए सिमिलैरिटी का नोटेशन पता करना पड़ेगा। ध्यान देना सर, सिमिलैरिटी के नोटेशन के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग की कहानी यहां पे ढूंढनी ही पड़ेगी। तो यहां पे देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग की कहानी क्या ढूंढ सकते हैं। तो अल्टीमेटली सर ठीक है, पहले से पता है दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, आपने सर रिजल्ट में लिखा दिया। मान लो मुझे सिमिलर साबित करना रहता है, कैसे करते हैं सर? तो कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना रहता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले यानी डबल A क्राइटेरिया के लिए सोचते हैं। तो एंगल की कहानी सीधे सीधे तो गिवन कहीं नहीं है सर, यानी इनडायरेक्ट तरीके से ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढते हैं तो मेरे पास अपने उसी पॉइंट्स टू रिमेंबर से पैरेलल लाइन की कहानी है, उनको थोड़ा इस्तेमाल करके देखते हैं। ध्यान देना सर। तो अगर इस्तेमाल कर दे तो ध्यान से सुनना सर। सर ये जो लाइन है सर, इस पूरे लाइन के पैरेलल या फिर कह दो इसके पैरेलल, कुछ भी कह सकते हो सर। तो ये पूरा इस पूरे के पैरेलल, तो अगर ये पूरा इस पूरे के पैरेलल होगा सर, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ इस तरीके से कहानी है और यहां पे ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है सर। तो अगर ये ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सर अपने टारगेट ट्रायंगल्स में डबल ए में से एक ए तो मुझे बड़ी आसानी से यहां पे मिल गया। इसी तरीके से अगेन ध्यान दीजिएगा, अगेन यहां पे अगर मैं एक दूसरे पैरेलल लाइन का सेट कंसीडर करूं, अगर मैं ये बोल दूं ये लाइन इसके पैरेलल सर, तो ध्यान दीजिएगा ये इसके पैरेलल और यहां पे ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है सर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। रीजन क्या दोगे? अगेन सेम रीजन सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या मैं ये यहां पे नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। दूसरा ए भी मिल गया सर, तो सिमिलैरिटी का नोटेशन भी मिल जाएगा। नोटेशन की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। तो यहां पे अगर मैं नोटेशन के लिए मान लो सबसे पहले अपने पर्पल वाले ट्रायंगल का नाम लिख लाऊं, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेता हूं, ट्रायंगल AFE। तो ट्रायंगल AFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एंगल A, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है सर? F है, यानी कि फर्स्ट पे F। अब आगे चलते हैं सर, तो आगे सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है एंगल F, यानी कि सर
इस ट्रायंगल के एफ के करस्पॉन्डिंग मुझे दिख रहा है सर इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी है, यानी यहां सेकंड पे क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, ये जो लाल वाला ट्रायंगल है इसके नाम के लिए अल्फाबेट एफ, बी और डी का इस्तेमाल किया गया है। आपने एफ बी का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, खाली जगह पे डी को डाल देते हैं सर। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन भी हमारे सामने है। अब नोटेशन मिल गया है तो करस्पॉन्डिंग साइड की भी बात कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी देख लेते हैं। तो यहां से मुझे दिख रहा है सर कि एफ के करस्पॉन्डिंग आपका एफ बी है। अगेन दिख रहा है एफ ई के करस्पॉन्डिंग सर आपका बी डी है। अगेन दिख रहा है सर ए ई के करस्पॉन्डिंग आपका एफ डी है। अब मुद्दा यह है सर कि आगे जब हम अपने साइड के रेशो के रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इनमें से क्या इस्तेमाल होगा, तो देख लेते हैं किसकी जानकारी मेरे पास आ सकती है। तो ए एफ एफ बी, ध्यान देना सर, तो ए एफ एफ बी पहले ही में दिख गया सर, इनसे रिलेटेड जानकारी मेरे पास इनडायरेक्ट तरीके से अवेलेबल है। चूंकि मुझे बोला गया है एफ इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर, तो अगर ये पार्ट इसके बराबर होगा सर तो पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा सर। अगर कोई आपसे पूछ दे यहां पे कि ए एफ बाई एफ बी या फिर एफ बी डिवाइडेड बाई ए एफ का रेशियो बताइए, तो चूंकि एफ मिड पॉइंट है तुरंत कह दोगे सर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर, यानी कि ये रेशियो क्या हो जाएगा सर, ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो पहले ही करस्पॉन्डिंग की कहानी में काम हो गया सर, यूज कर लीजिए। अब यहां पे जिस तरीके से रिजल्ट को डिफाइन किया गया है, ट्रायंगल ए एफ ई के पार्ट्स ऊपर रहेंगे, बी एफ डी के नीचे रहेंगे। तो इसके हिसाब से सेट किया जाए सर तो यहां पे बोल देंगे ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी का होल स्क्वायर सर। और अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ए एफ बाई एफ बी क्या है सर, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि यहां से आपने यह साबित कर दिया सर कि इस ट्रायंगल का एरिया कौन सा, ए एफ ई, और आपके दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी एफ डी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। ए एफ ई और आपका बी एफ डी दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। यही तो आपने यहां पे साबित कर दिया सर। हो सकता है सवाल आपको ऐसे करके प्रूव करने देता था कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या बता दोगे, तो ये रेशियो आपका निकल के आया है। डायरेक्टली लिख रहा हूं सर यहां पे, ये रेशियो कितना आया है, 1, यानी कुल मिला के दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। फटाफट यहां पे नोट डाउन करिए सर, क्लियर है। अब क्या बचा है सर, फाइनल वाला भी देख लेते हैं। तो फाइनल वाले पे अगर जाएं सर तो फाइनल वाला है यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई डिवाइडेड बाई आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है सर, इसको देखते हैं। इन टारगेट ट्रायंगल्स को पहले हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल डी सी ई को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मान लो डी सी ई को यहां पे मैंने पर्पल से हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद ट्रायंगल डी एफ, इसको मान लो रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये रहा सर मेरा ट्रायंगल डी ई एफ। तो अपने टारगेट ट्रायंगल्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। तो पहले अपने टारगेट ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे सोचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे तब तक अपने एरिया वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कभी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले सस्ता सुंदर टिकाऊ क्राइटेरिया यानी कि डबल ए क्राइटेरिया के बारे में सोचते हैं। तो सर एंगल की कोई भी डायरेक्ट कहानी तो गिवन है नहीं, यानी किसी इनडायरेक्ट तरीके से यहां पे एंगल की कहानी तक पहुंचना पड़ेगा। तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अगेन दिमाग लगाने के लिए वही जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उन्हीं में से चीजों को इस्तेमाल करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह दोगे सर ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बना रहा है सर, और पैरेललोग्राम के लिए हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डबल ए में से एक ए तो मिल गया। इसके अलावा और दिमाग लगाइए तो ध्यान देना। अगर और दिमाग लगाऊं तो दिख रहा है सर कि ये इसके पैरेलल है और यहां पे ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि सर ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सर। तो दूसरा वाला ए भी मिल गया। तो हमने बड़ी आसानी से अपने ट्रायंगल्स को यहां पे सिमिलर साबित कर दिया। बारी आती है सिमिलैरिटी के नोटेशन की। तो मान लो सबसे पहले ट्रायंगल डीसीई, पर्पल वाले का नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल डीसीई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमसे पूछा गया था। तो सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी की मदद से दूसरे लाल वाले ट्रायंगल का भी नाम देख लेते हैं। तो पर्पल वाले के एंगल डी के करस्पॉन्डिंग मुझे दिख रहा है रेड वाले का ई है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ई आ जाएगा। उसके बाद
सेकंड पे यहां पे सी है सर, तो पर्पल वाले के सी के करस्पॉन्डिंग लाल वाले का क्या है सर, एफ है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो अगर लाल वाले के नाम में जाए सर तो ई एफ डी, ई एफ का ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, खाली जगह पे डी को डाल दीजिएगा सर। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन हमारे सामने है। अब यहां पे एक छोटी सी लेकिन बड़ी चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। इतने सारे एरिया वाले सवाल करने के बाद कुछ बच्चों ने एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की होगी। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा सर कि ज्यादातर सवालों में ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि मेरे सिमिलैरिटी का नोटेशन जैसा आएगा उसी तरीके से नाम लिख के ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। इतने सामने तुमने एरिया वाले सवाल किए, क्या यह चीज ऑब्जर्व की कि कई सारे, बहुत सारे ऐसे सवाल मिले जहां पे जिस तरीके से ट्रायंगल का नाम लिख के एरिया पूछा जा रहा था बिल्कुल उसी तरीके से फाइनल सिमिलैरिटी का नोटेशन भी आ रहा था। तो इसको रूल बिल्कुल भी मत बनाइएगा, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, घटना मात्र है, यह काल्पनिक कथा है जिसका आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मूवी में आता है ना शुरुआत में, वैसे यहां पे कहानी है कि इसको बिल्कुल भी रूल मत बनाइएगा कि इससे तो मेहनत ही नहीं करनी, नाम से ही सिमिलैरिटी का नोटेशन मिल जाएगा। यह बस एक कोइंसिडेंस है, इसी वजह से मैंने इंटेंशनली ऐसा नाम लिखा था। आपको दिख रहा होगा सर कि यहां नाम लिखा है DCE DF, जबकि यहां पे आ रहा है EFD नोटेशन में सर। तो ये जो आपको चीज ऑब्जर्व हो रही थी इसको गलती से भी रूल मत बनाइएगा सर, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो रहा था, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा सर। यानी इससे मुझे क्लियर है करस्पॉन्डिंग की कहानी। अगर मैं करस्पॉन्डिंग की कहानी चेक करूं तो यहां से दिख रहा है सर कि मेरा जो DC है वो EF के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, मेरा जो CE है वो FD के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, और मेरा जो DE है वो मेरे ED के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। क्या इनसे रिलेटेड कोई कहानी तक पहुंच सकते हैं, देखते हैं सर। तो DCEF, ध्यान देना सर, DCEF, तो फिगर में ये रहा DC, ये रहा EF, ध्यान दीजिएगा, इजी सर। ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मिल गया सर रिलेशन। मुझे पता है आगे अगर मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रोसीड करूंगा तो चूंकि ये ट्रायंगल ऊपर है ये नीचे, यानी कि इसके पार्ट्स ऊपर दिखने वाले हैं, यानी ऊपर DC रहेगा नीचे EF रहेगा, इसका होल स्क्वायर। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, DCEF इक्वल हो जाएंगे, यानी ये रेशियो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अल्टीमेटली 1, यानी ये एरिया का भी रेशियो क्या आ रहा है सर, 1 के बराबर ही निकल के आ रहा है। मान लो दूसरी करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से चेक करते हैं। तो CEFD, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। CEFD अगेन आपको दिख रहा है सर एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स का सेट, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहां से भी रेशियो 1 आ जाएगा, सेम कहानी। और क्या बचा सर, तो DEED बचा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी दिख रहा है DED, समझना बात को दिमाग से। DED कुल मिला के एक ही साइड तो है, एक ही साइड को लिखने का अलग अलग तरीका है, रेशियो बनाओगे तो कट ही जाएंगे, समझिएगा बात को। अगर मैं आपके सामने DE/ED बोलूं या फिर DE/DE बोलूं, कुछ भी बोलूं, अल्टीमेटली तो कट के 1 ही निकल के आएगा ना सर। तो यहां से भी 1 आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो हर रेशियो के लिए आपको दिख रहा है सर कि बहुत सारी करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, और इसके लिए रिजल्ट क्या आ रहा है सर, 1 ही निकल के आ रहा है। पहले इतना नोट डाउन करो, क्लियर हो गया सर। अब एक होमवर्क आपके लिए रहेगा, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कि अगर मैं यहां पे आपसे अपने इस पर्पल वाले ट्रायंगल और इसके साथ साथ मान लो यहां पे मैं ले लेता हूं इस पिंक वाले ट्रायंगल को, इनके एरिया का रेशियो पूछूं, जहां पे मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि ये न्यूमरेटर में रहेगा, इस ट्रायंगल की कहानी न्यूमरेटर में रहेगी, इसकी कहानी डिनोमिनेटर में, यानी ये जो नंबर 1 है ये न्यूमरेटर में रहेगा, नंबर 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। इस तरीके से अगर आपको एरियाज का यहां पे रेशियो निकालना है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी ये पता करना आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क यहां पे पहले फटाफट तरीके से नोट डाउन करिए। तो जब आप यहां पे होमवर्क को सॉल्व करेंगे तो अगेन रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी अगेन ये भी बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो अब वो जो आपके पास रिजल्ट की लिस्ट है ना, उसमें एक और रिजल्ट को ऐड करिए, एरिया वाले बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ऐड करिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या रिजल्ट को ध्यान से सुनिएगा, देखो। तो उसमें अब आप ऐड करिए सर कि ये जितने छोटे ट्रायंगल हैं, जितने भी छोटे ट्रायंगल है, सबका एरिया बराबर आएगा। तो अल्टीमेटली अब मैं यहां पे बहुत अच्छे से रियलाइज कर पा रहा हूं, कॉमन सेंस से समझना। देखो बड़ी आसानी ये चीज दिख जाएगी, ध्यान से देखना कैसे दिखेगी, ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहां पे
मान लो इस पैरेललोग्राम को ले लूं तो ये इसका डायगोनल, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया बराबर, यानी इसका एरिया बराबर। अगेन ध्यान से देखिएगा सर, ये भी तो पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल का काम कर रहा है, कंग्रुएंट ट्रायंगल एरिया बराबर, यानी इसका एरिया इसके बराबर। अगेन यहां पे कह दूंगा सर कि ये भी तो पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल का काम कर रहा है, ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों का एरिया आपस में बराबर, यानी ये एरिया इसके बराबर। तो अल्टीमेटली ये 1 2 3 चारों ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होंगे। तो इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करिए कि इस टाइप के स्पेशल फिगर के लिए जितने भी छोटे ट्रायंगल्स मिलते हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी छोटे ट्रायंगल्स मिलते हैं सबके एरिया आपस में इक्वल होंगे। पहले इतना नोट डाउन करिए। और अब एक और रिजल्ट नोट डाउन करिए। अब अगर मैं अपने सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेता हूं तो यह भी पता चलता है कि किसी भी छोटे ट्रायंगल को अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से कंपेयर करोगे तो एरिया 4 गुना होगा। यानी कि आप लिख लो, इस छोटे ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसी का 4 गुना आपका बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया होगा। या फिर मैं कह सकता हूं इस छोटे ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसी का 4 टाइम्स बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा। या फिर मैं कह सकता हूं इस छोटे ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसी का 4 टाइम्स बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा। या फिर मैं कह सकता हूं इस छोटे ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसी का 4 गुना बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसा लिख लो कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी स्मॉल ट्रायंगल रहे और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल रहे, तो अगर यहां पे एरिया के रेशियो की बात होती है सर, तो ये हमेशा 1:4 आना ही आना है सर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो सारे छोटे ट्रायंगल के एरिया बराबर और किसी भी छोटे का बड़े के साथ रेशियो बनाओगे तो रेशियो 1:4 आएगा सर। इसको भी फाइनल रिजल्ट के तौर पे यहां पे नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? तो अब थोड़ा सा यहां पे भावनाओं को समझिएगा। कुल मिला के एक छोटा सा सवाल, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। कोई दूसरा टीचर इस सवाल को बताएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लेगा। मैंने कितना टाइम लिया? ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट। क्यों 1 घंटा 15 मिनट लिया? क्योंकि इस 1 घंटे 15 मिनट में इस सवाल के थ्रू, इस फिगर की मैंने आपको जितनी कहानी सिखा दी, जितना कंसेप्ट सिखा दिया, वो बस इस सवाल में नहीं, इस टाइप के कई सारे सवालों में काम करेगा और कंपटीशन के सवालों में भी काम करेगा, जो कि दूसरी टीचर के पढ़ाए हुए कंसेप्ट से आपको नहीं मिल सकता। देखो अभी भी मैं जब कमेंट देखता हूं ना कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहती है कि छोटा लेक्चर बनाइए। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को? देखो, अगर मैं एक सवाल में कम टाइम दूंगा तो ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। अगर ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊंगा। कम चीज सीखोगे तो उतना फायदा आपको नहीं होगा, आपको अलग से बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को देख के आगे के लेक्चर्स में जाते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज उनको अगर मिलेगी ना जो कि लिंक हो रही होगी ना, तो वहां उनको अलग से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सर की बताई गई बात याद आ जाएगी। समझिएगा, मैं चाहूं तो लेक्चर ड्यूरेशन छोटा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो मेहनत कम हो जाएगी ना, मुझे तो और कम मेहनत लगेगी, क्योंकि बाकी टीचर की तरह कम चीजें, वही चीजें जो कि किताब में लिखी है बस वही बतानी रहेगी। तो कम चीजें बताने में मेहनत नहीं है, फायदा यहां पे आपका नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कम चीजें बताऊंगा तो उससे उतनी चीजें नहीं सीख पाओगे जितना मैं सिखाना चाहता हूं। इतनी चीजें जैसे इस सवाल में बता दी, तो इस सवाल के थ्रू तुमने बहुत सारी ऐसी एनालिसिस देख ली जो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा टीचर आपको यहां पे बताएगा। या किसी कोचिंग के, बड़े बड़े कोचिंग के नोट्स भी उठा लोगे ना, तो ऐसे स्पेशल फिगर की एनालिसिस आपको नहीं मिलेगी। एक एक लेक्चर के लिए एफर्ट देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता मैं कैसे कैसे सोचता, आपके लेवल पे आके कैसे कैसे सोचता, वो सोच के क्या क्या गलती कर सकता था, वो गलती आपके लिए मैं ढूंढता हूं, क्या क्या सोचने के सही तरीके हो सकते थे, क्या क्या मल्टीपल कंसेप्ट यूज किया जा सकता था। मतलब एक लेक्चर आपको डिलीवर करने से पहले एक सवाल पे खुद की मेरी आधे घंटे की रिसर्च होती है, तब जाके आपको एक लेक्चर परफेक्ट वे में मैं दे पाता हूं। तो समझिए बात को, आप बड़े लेक्चर मत बोलिए। देखो दिमाग लगाओ, अगर कोई लेक्चर बड़ा है और आप लोग मेरे लेक्चर को फॉलो करते हो ना, तो बड़े आसानी से यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का फॉर्मेट होता है, आप अगर झेल सकते हो ना, तो मेरे लेक्चर को 1.5x स्पीड यानी 1.5 गुनी स्पीड या फिर 1.25x स्पीड पे बड़ी आसानी से देख सकते हो। और इस स्पीड पे देखोगे तो खुद समझो 1 घंटे का लेक्चर 40 मिनट में, 35 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो ये जो दिमाग आपको बता रहा हूं ना, अप्लाई करो तो आपके लेक्चर जल्दी कंप्लीट होंगे। मुझे पता है कि तुम पूरे दिन में 12 घंटा मैथ्स नहीं पढ़ोगे, और मैं 12 घंटा मैथ्स पढ़ाता भी नहीं हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे ना, तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखो इस बात को मैं एक चीज से को रिलेट करूंगा, इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट बात है। देखो कोटा से आईआईटी जेई के सिलेक्शन ज्यादा आते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। इतना कोटा नाम सुनते हो जेई के लिए,
क्यों सिलेक्शन ज्यादा आते हैं, कभी सोचा है? देखो क्यों कोटा सिलेक्शन ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, कोटा माहौल देता है। सबसे बड़ी बात, कोटा है ना, एक माहौल देता है कि वहां पे जो भी बच्चा जा रहा है उसको पता है कि मेरे बाप बाप ने लाखों रुपए खर्च किए मुझे वहां पहुंचाने के लिए, वो बहुत ज्यादा दिल पे पत्थर रख के, मतलब बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करके मुझे पढ़ा रहा है, तो मुझे मेहनत करनी है। और आपको आसपास जितने बच्चे मिलेंगे ज्यादातर पढ़ने वाले ही मिलेंगे, तो एक तो माहौल वाली बात हो जाती है। उसके अलावा कोटा में जो स्टडिंग शेड्यूल होता है ना कोचिंग्स का, बहुत ज्यादा कैसा शेड्यूल होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल वो जानबूझ के देते हैं। मतलब एक तो लंबी आवर की क्लास लगेंगी, समझना, अगर किसी दूसरी जगह कोचिंग सेंटर में जाओगे ना, तो आपको मान लो 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, या 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। वहां पे किसी कोचिंग में जाओगे तो कम से कम हर कोचिंग में 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ओवरऑल आपको ज्यादा पढ़ाते हैं। अब बात समझिएगा, अगर आपको ज्यादा पढ़ाएंगे वो, तो ज्यादा कंसेप्ट बता पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, तभी तो इस्तेमाल कर पाओगे। ढेर सारा आपको होमवर्क देते हैं, डीपीपी देते हैं। तो इस बात को इससे कंपेयर करके देखो कि बाकी कोचिंग सेंटर्स वो दूसरे टीचर्स के कंसेप्ट के छोटे छोटे लेक्चर हो गए, मेरा एक लेक्चर कोटा के उस लेक्चर से आप कंपेयर करके सोच सकते हो कि सर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, इसलिए लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा होता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग जेईई की तैयारी के लिए कोटा चले जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे भी बहुत सारे तगड़े टीचर्स हैं जो कि खुद आईआईटी से पढ़ के आए हैं और आपको पढ़ा रहे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुके हैं। तो आपको कोटा जाने में जो पैसे लगेंगे वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर एक बात मेरे को बताइए कि मैथ्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या। अब देखो, आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में देता हूं यहाँ पे, अपने दोस्तों से या मम्मी पापा से सवाल पूछना। देखो, मान लो मेरे पास एक जमीन है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक जमीन है जो कि ट्रायंगुलर शेप की है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की जमीन है। मान लो मेरे 4 बेटे हैं। कितने बेटे? अभी तो फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं इतना ज्यादा नहीं सोचूंगा, जो अपना एग्जांपल नहीं देता, किसी और का देता हूं। कोई इंसान एक्स है जिसके पास ये ट्रायंगुलर शेप की जमीन है, और मान लो इस इंसान एक्स के 4 बेटे हैं, ठीक है सर, 4 सन्स हैं। अब मान लो इन बेटों में लड़ाइयां हो जाती है जमीन के लिए, तो पिताजी ने डिसाइड किया कि जमीन को बराबर बराबर 4 बेटों में बांटना है। तो बताओ 4 बेटों में बराबर कैसे बांटोगे? सोचना है यहां पे थोड़ी देर, जवाब मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर सोचो यहां पे। तो जवाब आपके सामने है, 4 बेटों में कैसे बांटोगे? क्या दिमाग लगाओगे? तुरंत कहोगे सर कि ये जो ट्रायंगुलर शेप की जमीन है ना, इसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मैं खोज लूंगा, और उसके बाद जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो 4 छोटे ट्रायंगल्स मिलेंगे, ये एक्चुअली में 4 इक्वल एरिया वाले जमीन है। अब देखो, बराबर बराबर जमीन बांटने का क्या मतलब है कि जो भी जमीन दो उनका एरिया बराबर होना चाहिए। देखो कैसे मैथ्स लगती है रियल लाइफ में, कि बंटवारा होता है ऑलमोस्ट, मतलब दिखता ही है 50% घरों में। तो बराबर बराबर बंटवारे का क्या मतलब है कि जमीन का जो ओवरऑल एरिया होना चाहिए वो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो क्या आप इस बड़े ट्रायंगल को 4 ऐसे फिगर्स में डिवाइड कर सकते थे जिनका एरिया आपस में बराबर हो? तो कहोगे सर बिल्कुल इस तरीके से कर सकते थे। यानी यहां जो सवाल का कंसेप्ट था उसको मैंने एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बना दिया। अब मान लो कोई कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें आपको यह सवाल दे दे कि एक ट्रायंगुलर शेप की जमीन है, इस बंदे के 4 बेटे हैं, बताओ इस जमीन को 4 बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे बेटों को? तो दिमाग लगाते रहो। यहीं पे मैथ पढ़ा है, मैथ अप्लाई करना जानते हो तो थोड़ा सा सोच पाओगे। तो समझ में आ रहा है ना कि मैथ्स कितना मजेदार सब्जेक्ट है। बस डूबने की जरूरत होती है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा गहराई में उतरो, इतना मजा आएगा ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। कि मुझे पर्सनली मैथ साइंस से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगता। मतलब पूरी दुनिया आप इससे कंपेयर करके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगेन मैं कह रहा हूं, मेरे लेक्चर बड़े जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। और यहां पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखो, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो। क्योंकि देखो 1.25 एक्स स्पीड पे बड़ी आसानी से सभी को समझ में आएगा। इस स्पीड पे बढ़ा के सारे लेक्चर आप मेरे देख सकते हो चाहो तो थोड़ा सा इस चीज को अप्लाई करो, जो फंडे कहते हैं अप्लाई करो, बड़ी मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो लेक्चर बड़ा था, लेकिन जितना कुछ मैंने आपको सिखा दिया मुझे नहीं लगता कोई दूसरा टीचर आपको सिखा पाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस लेक्चर की कहानी को अब करते हैं एंड। तो ये वाला जो सवाल मैंने आपसे पूछा, आप भी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से पूछना, देखते हैं कितनी देर में वो सोच पाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो सोच नहीं पाएंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन जल्दी सोच पाते कि नहीं, ये आप टेस्ट करना कितने लोग सोच पाते हैं। क्या लगा? अल्टीमेटली मैथ का ही कंसेप्ट लगा, जो सीखा वही कंसेप्ट लगा, कुछ अलग नहीं लगा सर। तो जो एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी सवाल बनते हैं ना, बहुत सारे सवाल मैथ से ही निकल के आते हैं, बस सवाल फ्रेम करना आपको आना चाहिए। अगेन मैंने आपको क्या कहा है, सवाल बनाना भी सीख जाओगे, पहले कंसेप्ट अप्लाई करना तो सीखो। एक बार तुम मैथ्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने में एक्सपर्ट हो गए ना, तो सवाल बनाना सीख जाओगे। मेरे लिए सवाल बनाना मतलब बहुत हलवा है।
मतलब एक सवाल से मैं 50 सवाल आपके सामने बना के दे सकता हूं, लेकिन पेशेंस तो रखिए। बड़ा लेक्चर इतना बोलते तो मुझे भी बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्रिंस सर अपना जी जान लगा दे रहे हैं और उसके बाद बच्चे कह रहे हैं बड़ा लेक्चर। दूसरे चैनल पे जाइए, 10 मिनट में 5 मिनट में एक सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल तो बना लोगे लेकिन सीख उससे पाओगे कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा बिल्कुल नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का कंटेंट फ्री में देता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर, वो पूरा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी फ्री रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्री में आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपका प्यार हम पे बना रहना चाहिए। तो अपना प्यार हम पे इस तरीके से बनाए रखें सर, हम आपके लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं।